नमस्कार साथियों, ये हमारा साइंस का वीडियो है और ये हमारा 13वां वीडियो है। कौन सा है? 13वां वीडियो है। इसके साथ ही साथ मैं आपको हिंदी से रिलेटेड वीडियो दे रहा हूँ, जो बहुत ही कम लोगों का ये तैयार है। हिंदी में क्या? हिंदी में हमने संधि वाला वीडियो दिया। संधि वाले वीडियो में हमने बताया आपको कि संधि है क्या, संधि है क्या। ऑब्जेक्टिव मैंने कराया है आपको, लेकिन उसमें बताया है हर प्रश्न के साथ साथ मैंने इतना एक्सप्लेन किया है कि ये जान लो 20 मिनट की वीडियो में 10 ही क्वेश्चन है, 20 ही क्वेश्चन हमने कवर किया है। संधि है क्या, कैसे संधि करते हैं, कैसे करते हैं, नियम क्या है। 4 अगर ऑप्शन दिए गए हैं तो चारों शब्दों का हमने संधि विच्छेद किया है, मतलब चारों शब्दों को हमने समझाया है। फिर देखते हैं कि क्या नियम लगा, और वर्ण विच्छेद साथ ही साथ हम देख लेते हैं इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा, कौन सी संधि है उस शब्द में। सारी चीज़ों का मैं डिस्कस करा रहा हूँ संधि पे। अगर आपको लगता है कि संधि बहुत ही टफ है तो एक बार हमारा वीडियो देखिएगा ज़रूर। मैं आपसे दावा करता हूँ कि इसके बाद आपको लगेगा कि नहीं, मैं भी सीख सकता हूँ या मैं भी सीख सकती हूँ। तो इसी के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सीरीज चल रहा है साइंस का 13वां नंबर वीडियो है, और इसमें हम 10 प्रश्नों को, ऐसे प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, उन प्रश्नों को हम इसमें जो है देखेंगे और उनका एक्सप्लेनेशन समझाएंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अब ये मत कहिएगा कि मैं कहूँ कि 5 रुपये का क्वेश्चन है, नहीं, 5 रुपये का नहीं है। ये क्वेश्चन है आपकी ज़िंदगी बनाने का। अगर 1 नंबर आपका भी कम हो जाएगा बेटा तो आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सकूँ इसीलिए इस तरह से मैं रिटर्न वीडियो लाता हूँ, वरना मैं बोर्ड पे जाके भी आपको टॉपिक पढ़ा सकता हूँ, लेकिन बोर्ड पे जाने के बाद बड़ी मेहनत होती है, बहुत एडिटिंग कार्य, पूरा सेट लगाना, फिर उसको एडिट करना, फिर अपलोड करना, बहुत ही टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा जितना उसमें हम टाइम लगाएंगे उससे ज़्यादा हम इससे आपको कंटेंट दे देंगे। मेरी कोशिश है कि कम से कम 10 या 15 नंबर जो भी आपका स्टैटिक जीके से है वो मैं आपको कंप्लीट करा दूँ। तो इसी के साथ देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो खड़ा हुआ है हमारे इंतजार में, कह क्या रहा है तो ज़रा पढ़ लेते हैं कि वह अंग जो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोज के रूप में संग्रहित करता है, वह अंग कौन सा है? आंत्र, जिसको कहते हैं आंत, अमाशय, इसको क्या कहते हैं? पेट कहते हैं, अग्नाशय और यकृत, इसको क्या कहते हैं? जिगर कहते हैं, इसको पित्ताशय भी कहते हैं, पित्ताशय। तो कौन सा अंग है जो कार्बोहाइड्रेट को, ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोज के रूप में संग्रहित स्टोर करता है? तो वो है जिगर, यकृत। जिगर मूवी के बारे में मैंने बताया भी था आपको। तो इसका आंसर डी सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी और आरओ। इसमें कम से कम नहीं तो ये क्या 100 बार भी ये प्रश्न नहीं पूछा गया होगा, बहुत बार पूछा गया है कि रासायनिक रूप से सूखी बर्फ क्या है, या कभी कभी दे दिया जाता है इसका आंसर जो है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं रासायनिक रूप से सूखी बर्फ। कभी कभी दे दिया जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जाना जाता है, क्या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, ऑक्साइड को कहते हैं, क्या कहते हैं? तब ऑप्शन दिया रहता है सूखी बर्फ, गीली बर्फ या गैस कहते हैं, या कुछ भी 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। तो सूखी बर्फ किसे कहते हैं? ठोस CO2 को कहते हैं, क्या? ठोस CO2 को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा बहुत ही अच्छा है। देखो, पायस, जिसको कहते हैं इमल्सन, क्या कहते हैं? इमल्सन। इमल्सन एक कोलाइड होता है द्रव में गैस का, द्रव में द्रव का, गैस में द्रव का, या ठोस में गैस का। तो पायस जो है, पायस का उदाहरण क्या है? तो पायस का उदाहरण, सबसे बेस्ट उदाहरण है दूध। और ये द्रव में द्रव का कोलाइड है, द्रव में द्रव का। किस तरह से, इसको मैं जरा अगले चीज में समझा देता हूं, क्योंकि बहुत बार प्रश्न आते हैं ये, और इनको थोड़ा सा आपको मैं समझाऊंगा। देखो, एरोसॉल जो होता है प्रकार, कोलाइड के प्रकार क्या है? एरोसॉल है। एरोसॉल परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? गैस है। और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है? द्रव। तो गैस और द्रव, यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा, गैस क्रॉस द्रव, क्या है? ये एरोसॉल है। और इसके उदाहरण क्या है? इससे मतलब बनता क्या है? जैसे देखो, कोहरा जो है, अगर दे दिया जाए कि कोहरा एक कोलाइड है, तो कोहरा कोलाइड कैसा है? कैसा कोलाइड है कोहरा? ये गैस में द्रव का कोलाइड है।
इस तरह से इसका आंसर सही हुआ। कोहरा हुआ, बादल हुआ, कुहासा हुआ। ये क्या है? ये है एरोसॉल। फिर हम देखते हैं कि अगर एरोसॉल और है, क्या है? एरोसॉल है। तो इस एरोसॉल में ये जो एरोसॉल है, गैस को जब ठोस में हम प्रक्षिप्त करते हैं तो ये क्या बनता है? धुआं बनता है। तो धुआं भी एरोसॉल है, वाहनों का धुआं भी एरोसॉल है, जिसको एक्सॉस्ट कहते हैं। लेकिन आपको ध्यान कैसे देना है? जैसे आपको दिया जाए कि प्रश्न कैसे दिया जाएगा? प्रश्न दिया जाएगा कि धुआं जो है, धुआं एक कोलाइड है, कोलाइड है, या कहने की धुआं एक एरोसॉल कोलाइड है, एरोसॉल कोलाइड है। अब ऑप्शन दे दिया जाएगा गैस का, गैस गुणे द्रव या गैस गुणे ठोस। तो धुआं कैसे बना है? गैस को ठोस में प्रक्षेपण करके बनाया गया है धुआं, मतलब बनता है, बनाया नहीं गया, बनता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? कौन कौन से इसके उदाहरण होंगे? धुआं होगा, वाहनों का धुआं हुआ। ये कैसे बनता है? गैस जब ठोस में प्रक्षिप्त कराई जाती है। तो और अगर पूछा जाता है कभी कभी कि फॉर्म जो होता है, ये फॉर्म भी दो प्रकार का होता है। फॉर्म को जब द्रव को गैस में बनाते हैं तब क्या बनता है? शेविंग क्रीम। उस सिद्धांत पे बनाते हैं शेविंग क्रीम। जब ठोस को गैस में प्रक्षिप्त कराते हैं, एक होता है परिक्षेपण माध्यम, एक होता है परिक्षिप्त माध्यम। तो जब द्रव को गैस में बनाते हैं, गैस से क्रिया कराते हैं, तब शेविंग क्रीम बनती है। और जब ठोस को गैस से क्रिया कराते हैं तब रबर, स्पंज और प्यूमिक बनता है। देखिए, फॉर्म का नाम सुना होगा, एक फॉर्म जेल आता है, फॉर्म कहते हैं फॉर्म से मेरी शेविंग कर दो, तो शेविंग क्रीम हो गई, जिसको वो जेल के रूप में हो गया, जेल के रूप में। ठीक, लेकिन यहाँ पे वो एक अवस्था है, वो क्या है? फॉर्म ही है। बहुत ही अच्छा होता है शेविंग, हम लोग तो कराते हैं शेविंग फॉर्म से, तो मज़ा आ जाता है। वो शेविंग है, शेविंग क्रीम है। लेकिन एक फॉर्म होता है, जैसे बेड के बिस्तर में जो होता है ना, गद्दे में किसका है गद्दा? ये फॉर्म का है। तो वो वाला फॉर्म रबर होता है, स्पंजी होता है, प्यूमिक का होता है। तो दो प्रकार के होते हैं। जब द्रव को गैस में बनाया मतलब प्रक्षिप्त किया जाता है तब वो शेविंग क्रीम बनता है, और जब ठोस को गैस में बनाया जाता है, प्रक्षिप्त किया जाता है, तब वो रबर, स्पंज और प्यूमिक बनता है। और इनके उदाहरण ठोस वाला गद्दा है और द्रव वाला शेविंग क्रीम है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अगला उदाहरण है इमल्सन, जो हमने अभी बात किया, ये द्रव से क्रिया कराते हैं। तो क्या इसका उदाहरण क्या है? दूध है। दूध इस सिद्धांत पे है कि द्रव को द्रव में प्रक्षिप्त कराया गया है। प्रक्षेपण माध्यम दूध का द्रव है और प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या है? ये भी द्रव है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं जेल की, तो जेल क्या है? ये ठोस को जब द्रव में हम क्रिया कराते हैं तब जेल बनता है। और उदाहरण क्या है? जैसे जेली है, पनीर है, मक्खन है। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पनीर एक कोलाइड है, तो पनीर एक कोलाइड का ऐसा कोलाइड है, ठोस को द्रव में प्रक्षिप्त कराने का ये कोलाइड है, क्रिया करा के बनाया गया है पनीर। अगला है सॉल। द्रव को ठोस में जब प्रक्षेपण माध्यम क्या है? द्रव है, और प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या है? ठोस होगी, तो क्या होता है? ये बनता है सॉल। और इसके उदाहरण कौन सा है? मैग्नीशिया मिल्क और कीचड़। फिर है ठोस सॉल। तो ठोस सॉल, ठोस को जब ठोस में हम, जैसे प्रक्षेपण माध्यम भी ठोस है और प्रक्षिप्त प्रावस्था भी ठोस है, तो वो बनता है ठोस सॉल। और इसके उदाहरण क्या है? रंगीन रत्न पत्थर, दुधिया कांच। तो ये है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके और इसको आप अपने पास रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, हमने आपको कंटेंट दे दिया ये। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? रेत, हीरा, संगमरमर या शक्कर? तो मूल तत्व क्या है? मूल तत्व है हीरा। कोयले की खान से हीरे को पहचानते हैं, सुना होगा ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, मूल तत्व। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा पांचवा प्रश्न है कि माइका है। अब माइका है, ये मत कहना कि नहीं हमारा जो लड़कियों का घर होता है वो माइका होता है, नहीं। ऑप्शन यहाँ पे देखिए कि ऊष्मा का चालक होता है तथा विद्युत का कुचालक होता है। माइका एक ऐसा वो होता है, पदार्थ होता है कि वो अगर गर्म तो हो जाता है, मतलब ऊष्मा का चालक है, ऊष्मा का चालक है, हाँ ऊष्मा का चालक है, लेकिन विद्युत का कुचालक है कि इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें से प्रवेश कराई जाती है तो वो नहीं प्रवेश करता, उस पर असर नहीं करता है। तो यही ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी हम क्यों कबाड़ भरे, इनको हम पढ़ेंगे ही नहीं। ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक।
अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न हमारा है, जो छठा प्रश्न है कि अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। अशुद्ध हो या शुद्ध हो, कपूर कैसे प्राप्त किया जाता है? तो कपूर प्राप्त किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। ऊर्ध्वपातन द्वारा, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। करेक्ट ऑप्शन ही मैं आपको बताऊंगा, जो जरूरी होगा उसका मैं डिस्कस कराऊंगा, क्योंकि फालतू की चीज़ें जब हम कनेक्ट कर देते हैं तो वो आपके माइंड में बस जाता है, और होता क्या है, होता यही है कि बाद में वो आपको गलत ऑप्शन चूज करने पर मजबूर कर देता है। तो हमारा पहला करेक्ट ऑप्शन है पहला, ऊर्ध्वपातन द्वारा अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित धातुओं में कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है? बात किया गया है धातु की। धातु तो देखो ठोस होता है, लेकिन ऐसा कौन सा धातु है जो सामान्य ताप पर, मतलब जिस टेम्परेचर पे आप रूम में रहते हैं तो वो द्रव ही रहता है, मतलब उसको किसी बर्तन में रखना पड़ता है। ऑप्शन ये है सीसा, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी है निकल, ऑप्शन डी है टिन। सीसा को क्या कहते हैं? पीबी कहते हैं, लेड। पारा को कहते हैं एचजी, निकिल को क्या कहते हैं? एनआई, और टिन को क्या कहते हैं? एसएन से इसको इसका सिंबल है। तो पारा जो है वो सामान्य ताप पर द्रव है, और पारा क्या है? पारा एक है धातु है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऑप्शन पारा, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी ईथर, ऑप्शन डी बेंजीडीन। देखो क्या है, ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, तो है चालक, पानी भी ऊष्मा का चालक है, लेकिन बहुत अच्छा चालक इसमें पारा है। ऑप्शन ए सही है इसका, पारा, जिसको क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं, मरकरी। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मुख्य घटक पूछा गया, तो मुख्य घटक क्या होता है बायोगैस में? मीथेन होता है, CH3। एक कार्बन हो तो क्या कहेंगे? मेथ। 2 कार्बन हो तो क्या कहेंगे? एथ। 3 कार्बन हो तो क्या कहेंगे? प्रोप। 4 कार्बन हो तो उसे कहते हैं ब्यूट। 5 कार्बन हो तो उसे कहते हैं पेंट। 6 कार्बन हो तो उसे कहते हैं हेक्स। 7 कार्बन हो तो उसे कहते हैं सेप्ट। 8 कार्बन हो तो उसे कहते हैं ऑक्ट। इस तरह से होता है कार्बन की संख्या। अब 1 कार्बन है तो मेथ, और इसमें अगर 3 हाइड्रोजन लगे हो तो मेथेन हो गया। 2 कार्बन है तो एथ, और इसी से बनता है एथेन, एथिलीन। 3 कार्बन तो प्रोप, जिसको कहते हैं प्रोपेन बन जाता है। 4 हो तो ब्यूटेन, ब्यूट से ब्यूटेन बन जाता है। तो ये कार्बन के जो हैं प्रतिरूप हैं। बहुत ही अच्छा है ये केमिस्ट्री में घुसेंगे बहुत ही अच्छा मजा आता है पढ़ने में, लेकिन जब पढ़ते थे तब नहीं मजा आता था, लेकिन अब बड़ा मजा आता है इसको पढ़ने में। अगला प्रश्न देखते हैं, आज का लास्ट प्रश्न, और ये रहा लास्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से के कारण घावों से अत्यधिक रक्तस्राव होता है? मतलब कौन सी विटामिन की कमी होती है तो घावों से आपका ब्लड में से ब्लीडिंग होने लगता है, मतलब ब्लीडिंग रुकता ही नहीं है साफ, मतलब ये। ऑप्शन ये है विटामिन डी। अब मैं जानता हूँ आपके मन में क्या चल रहा होगा, आपके मन में चल रहा होगा कि विटामिन सी, और विटामिन सी हमने ऑप्शन में ही नहीं दिया है, क्योंकि विटामिन सी की कमी से भी घाव में सड़न होने लगता है, घाव ठीक नहीं होते, मसूड़ों से खून निकलने लगता है, तो ब्लीडिंग से आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए हमने ऑप्शन जो विटामिन सी है इसको ऑप्शन में रखा ही नहीं। क्या है? विटामिन डी। विटामिन डी का पूरा जो रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम, तो इसका है कैल्सीफेराल। विटामिन ई का है टोकोफेराल, और विटामिन ए का क्या है? रेटिनॉल। मैं सबका लिख दूं, रेटिनॉल। अब बचा कौन सा? विटामिन के। विटामिन के क्या करता है? ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग, जिसको कहते हैं रक्त का थक्का जमना, थक्का जमना। तो थक्का जमने में हेल्प करता है, यानी कि ब्लड जब निकलने लगता है तो थक्का बना देता है उसका विटामिन के, अगर वो पेशेंट हीमोफिलिक नहीं है। हीमोफिलिक में क्या होता है कि अगर आपको एक इंजेक्शन भी लगाया जाएगा ना, अगर आपके शरीर में, अगर आपको मच्छर भी काट लिया और उतना अगर जो छेद हो गया आपके शरीर में, तो सारा का सारा ब्लड बह जाएगा और इंसान की डेथ हो जाएगी। बहुत ही खतरनाक बीमारी है हीमोफिलिक, जिसको कहते हैं हीमोफीलिया। तो जिनके अंदर ये नहीं पाया जाता है, विटामिन के नहीं पाया जाता है, उन्हें क्या हो जाता है? हीमोफिलिक हो जाता है, उनको उनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, और ये एक जेनेटिक बीमारी है, ये भी याद रखिएगा। तो ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है? हाँ, बात ये है, अब आपके मन में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो अब आना चाहिए, कि ब्लड विटामिन के की वजह से ब्लड क्लॉट करता है, मतलब थक्का बनता है शरीर। जैसे शरीर से खून बाहर निकला तो खून बाहर जैसे निकलता है तो थक्का बनने लगता है,
और थक्का बन के हमारे नस में जो छेद हो गया है वो बंद हो जाता है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि जब नसों में ब्लड बहता है तब थक्का क्यों नहीं बनता? बनना चाहिए, क्योंकि विटामिन के मौजूद है वहाँ पे भी। तो वहाँ पे थक्का इसलिए नहीं बनता है क्योंकि वहाँ हमारे ब्लड में मौजूद होता है बहुत ही एक अच्छा मतलब जो तत्व है, उसका नाम क्या है बता दूँ, बहुत बार पूछा गया, उसे कहते हैं हिपैरिन। हिपैरिन, हिपैरिन क्या है? ये जब ब्लड नलियों में बहता है तो इसको पतला करने के लिए काम करता है हिपैरिन। और जब आपको चोट लगती है, आपके पास आपका घाव हो जाता है, तो क्या होता है, हिपैरिन पहले डीएक्टिवेट होता है। ये जैसे आप आज मोबाइल में जैसे हॉटस्पॉट ऑन करने के लिए वाईफाई आपको बंद करना पड़ेगा, तो उसी तरह से हिपैरिन डीएक्टिवेट होता है, तब जाके ये विटामिन के की मदद से ब्लड क्लॉटिंग होता है। तो उम्मीद है कि ये 10 प्रश्न आपको पसंद आए होंगे, और ऐसे ही बने रहिए चैनल पे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फॉर एनी क्वेरी व्हाट्सएप कीजिए, ओनली व्हाट्सएप, ये व्हाट्सएप नंबर है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।